हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की क्लास में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं फ्रेंड्स। और आप जानते हैं सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फ्रेंड्स। वहाँ जाकर आप सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और सारे प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी वे पे। आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली सीरीज़ को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता होगा यहाँ पर हम हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ताकि इससे क्या होगा ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका यहाँ से क्लियर होता रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए, सीटेट का एग्जाम होने में बहुत ही कम टाइम बचा है और अगर आप लास्ट टाइम पर नोट्स चाहते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। और बिलीव मी, इसके अंदर जो कंटेंट है ना, वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नोट्स को ले भी चुके हैं। अगर आप चाहें तो उनके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। रिव्यूज़ मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किए हुए हैं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास और सीडीपी का प्रीवियस ईयर का ये सेट लगा लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये देख सकते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात हो रही है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। तो देखिए, सीखने की और प्रदर्शन करने की जो क्षमता होती है ना, वो सिर्फ जीन्स क्या होते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, यानी कि आनुवंशिकता सिर्फ आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होते, बल्कि उसमें पर्यावरण का भी रोल होता है। इसीलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है सिर्फ जीनों के द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित होता है कि आप कैसे सीखेंगे। देखिए, आप जन्म से जब आप बच्चे के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है माँ के गर्भ में, तो ये नहीं होता है कि बच्चा वहाँ पर से सीखने लग जाए कि वो चीज़ों को कैसे समझेगा, कैसे सीखेगा। सीखना तो बाद में आता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद उसके आसपास का जो पर्यावरण उसको दिया जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा चीज़ों को कैसे सीखता है। ठीक है, तो दोनों का ही बराबर का रोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का इक्वल और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा बाहर। नेक्स्ट है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखिए, ये हम मानते हैं कि देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों को देना चाहिए, लेकिन अगर कोई जन्मजात विकार है ना बच्चे को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन दोनों चीज़ों से ख़त्म हो जाएगा। कुछ विकार ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि आप अगर उसको पौष्टिक भोजन भी दोगे बच्चों को, तब भी वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, पर्यावरण सिर्फ भाषा विकास में ही नहीं, बल्कि बच्चे के हर विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे भाषाई विकास हो, चाहे उसका सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, इन सारी चीज़ों में पर्यावरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये कह रहा है कि केवल बच्चे के भाषा विकास में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बस इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये कह रहा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पहलू जो है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ, ये दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आनुवंशिकता में क्या आता है, जैसे कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चे की आइज़ का कलर, उसके हेयर का कलर उसके पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है, तो ये क्या है, ये हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है। और पर्यावरण की अगर बात करें, तो जन्म के बाद, जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद आप बच्चे को जैसे माहौल में रखोगे ना, बच्चा वैसा बन जाता है। जिस तरीके के आप उसको संस्कार देंगे, कहते हैं ना कि संस्कार इस बच्चे के अच्छे हैं या इसके नहीं हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पे डिपेंड करता है कि बच्चे के आसपास का पर्यावरण यानी कि माहौल कैसा है, उस तरीके का बच्चा बन जाता है। तो इसीलिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमको ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयरली आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता पूछा है। ठीक है, पहला है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये तो सही है, इन्होंने दिए थे ना डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी थी। कितनी स्टेजेस दी थी? 4। ये मैंने आपको बताई भी थी। और याद करने की ट्रिक भी आपको याद होगी। याद करने की ट्रिक क्या है? SPCF। इन्होंने ये विकास के 4 चरण दिए थे। ठीक है, S यानी कि सेंसरी मोटर, P यानी कि प्री ऑपरेशनल, C यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और F होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये 4 इन्होंने स्टेजेस बताई थी, इसलिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यानी कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। जी हाँ, जीन पियाजे ऐसा कहते हैं कि बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ बना सकते हैं, ज्ञान का निर्माण भी वो कर सकते हैं। ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। अब देखिए, इन दोनों के बारे में तो वो कहते हैं, लेकिन कौन सा नहीं कहा जा सकता पूछा है। ठीक है, देखिए बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ऐसा भी जीन पियाजे कहते हैं। याद रखिएगा, एनवायरनमेंट को वो कम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस देते ज़रूर हैं पर्यावरण को। ठीक है, इसलिए वो क्या कहते हैं? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऐसा जीन पियाजे नहीं कहते हैं। इसीलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से ही आप चीज़ें सीखेंगे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो 4 स्टेजेस उन्होंने बताई ना, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में ट्रिक बताई थी SPCF, बच्चे जो हैं इस स्टेज में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बढ़ते हैं एज के अनुसार, यानी कि आयु के अनुसार बच्चा बढ़ता जाता है और चीज़ों को सीखता जाता है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ये एज को महत्व देते हैं, आयु को महत्व देते हैं, ना कि निरंतर अभ्यास को। ये कहते हैं जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा जो है चीज़ों को सीखता जाएगा। ठीक है, और ये जो 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं, सबसे पहली स्टेज कौन सी है आपकी? S, सेंसरी मोटर, याद रखेंगे। फिर सेकंड आती है प्री ऑपरेशनल P, फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसे आप C कह सकते हैं, फिर आती है लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सबसे बेसिक क्या होता है? सेंसरी मोटर। तो इस तरीके से आप ये सीरीज़ भी याद रखेंगे, क्योंकि ये भी आपसे कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल थॉट, जो अभी में हमने बात करी ना SPCF, 4 स्टेजेस दी हैं जीन पियाजे ने विकास की, तो उसमें से जो P था यानी कि प्री ऑपरेशनल, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी जो है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यानी कि ये जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था, इसमें कौन सा गुण बच्चे के अंदर नहीं आता है, ये पूछा हुआ है सिंपली। पहला है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यानी कि टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, ये बिल्कुल सही बात है। फिर है प्रतीकात्मक विचार का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। तीसरा है अहम मन्यता, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, जिसे हम अहम केंद्रिता भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है? बच्चा जो है खुद को ही सेंटर में मानता है, वो सोचता है कि जैसा मैं हूँ वैसी ही पूरी दुनिया है। ठीक है, फोर्थ है अनुत्क्रमणीयता, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। तो इनमें से कौन सा गुण जो है पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता है बच्चे के अंदर? बताइए। 3 तो ऐसे हैं जो कि होते हैं। अब जो होते हैं पहले वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति बच्चे में होती है। ईगोसेंट्रिज्म की अगर बात करें तो ये भी होता है, और इरिवर्सिबिलिटी की बात करें तो ये भी होता है। ये तीनों तो होते हैं, लेकिन ये जो सिंबॉलिक थॉट हैं ये प्री ऑपरेशनल की स्टेज में नहीं आते हैं। इसीलिए सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिंबॉलिक थॉट हैं, प्रतीकात्मक विचार हैं, ये पूर्व संक्रियात्मक में नहीं आते हैं। दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैश के अलावा, किस चीज़ के अलावा, ये आपसे पूछा है। पहला है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यानी कि दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। जी हाँ, जब आप खेलते हैं, ठीक है, यानी कि जब स्पोर्ट्स वगैरह होता है तब क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं? अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यानी कि इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस। बिल्कुल,
जब आप खेल रहे होते हैं तो आपकी सारी सेंसेस जो हैं एक्टिव हो जाती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और चौथा है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब आप खेलते हैं ना तो ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। दे एक्वायर न्यू स्किल्स, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। एंड लर्न व्हेन टू यूज़ देम, और किस तरीके से कब उनको यूज़ करना है ये चीज़ें भी आप सीखते हैं। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि यह समय बिताने का सुखद तरीका है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल हम सिर्फ इसलिए नहीं खेलते कि हमें जो है खुशी मिलेगी या सुखद तरीका है, नहीं। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, आपकी सेंसेस एक्टिव होती हैं, आप नई नई स्किल्स को सीखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, बताइए। पहला है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। दूसरा है, सही जवाब क्या है। तीसरा है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। चौथा है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ऐसा प्रश्न पूछा गया है जहाँ पर बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा, यानी कि थिंक क्रिटिकली, क्रिटिकल रूप से सोचेगा। अब आपको पहले ये समझना होगा कि क्रिटिकल रूप से सोचना क्या होता है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिसके मल्टीपल आंसर्स हों, जहाँ पर बच्चों को अपना दिमाग यूज़ करना पड़े, सोचना पड़े कि हाँ इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है। मतलब एक क्वेश्चन के जब मल्टीपल आंसर्स होते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। और ऐसा क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, जो कि है ऑप्शन 4। यहाँ पर बच्चे से पूछा है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। जैसे बच्चों को कोई एक प्रॉब्लम दी और उससे पूछा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम विभिन्न तरीकों से, यानी कि अनेक तरीकों से कैसे कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट वेज, एक से ज़्यादा तरीके उसको सॉल्व करने के। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा अपना दिमाग यूज़ करेगा और अलग अलग तरीके से आंसर करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं जिनका आंसर वो एक वर्ड में दे देगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, लेकिन 4th ऑप्शन में उसको गंभीर रूप से सोचना हो रहा है, इसीलिए 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब देखिए, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। चलिए पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है। पहला है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग। तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करना। और चौथा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग करना। अब आपको ना फ्रेंड्स टैग वर्ड्स याद करने होंगे। मैंने आपको टैग वर्ड्स बताए थे और बोला भी था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख भी चुके हैं उन वीडियोस को, आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड मैंने आपको बताए हैं। इवन 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स जो हैं देख चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सीटेट एग्जाम ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स के नाम से। वहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड्स की वीडियो देखिएगा। CDP में मैंने आपको बताया हुआ था, कुछ टैग वर्ड्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, अगर वो आपको ऑप्शन में दिखते हैं तो वो ऑप्शन आपके सही नहीं होते हैं। उनमें से 3 ऑप्शन में वो दिया हुआ है। अब इस तरीके से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो टैग वर्ड्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने वो देखा होगा ना, उन्होंने एलिमिनेट कर लिए होंगे 3 ऑप्शन। कैसे? रैंकिंग, रैंक देना, छात्रों की लेबलिंग करना और रैंकिंग करना। ये तीनों चीज़ें एकदम नेगेटिव हैं फ्रेंड्स। ऐसे ऑप्शन आपके कभी सही हो ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं हो सकते, देखिए, रैंकिंग करना मतलब क्या होता है, बच्चों को रैंक दे देना। जैसे किसी को A देना, B देना, किसी को C ग्रेड दे देना। ऐसे में क्या होगा, जिस बच्चे को C ग्रेड दिया है ना, उसका मोरल डाउन होने लगता है, और जिसको A ग्रेड दिया है वो सुपर एक्साइटेड हो जाएगा कि मुझे A ग्रेड दिया है, देखो मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ या इतनी इंटेलिजेंट हूँ, इस तरीके से। तो ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग कभी भी नहीं देनी चाहिए, इसलिए इसको नेगेटिव माना जाता है। और ये रैंकिंग आपको इसमें और इसमें दिख रही है, तो बस ये ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गए। अब छात्रों की लेबलिंग करना, आप लेबल लगा देते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता, ये मूर्ख है। ऐसे आप बच्चों में अगर लेबलिंग कर देंगे तो इससे भी क्या होता है, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लूज़ हो जाता है
और फिर उसे अच्छा नहीं लगता क्लासरूम में। सीधी सी बात है, अगर आपको डिमोटिवेट किया जाएगा क्लासरूम में टीचर के द्वारा तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को। तो इसीलिए कभी भी बच्चों की लेबलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे बाहर हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब बचा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन यही करता है। इसमें क्या कहा जाता है कि बच्चा खुद से करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, याद करिए, मैंने आपको बताया भी है। ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डीवी ने, नोट कर लीजिए। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था जॉन डीवी ने। तो प्रगतिशील शिक्षा ना इसको प्रमोट करती है, ये कहती है कि बच्चे खुद से करके सीखें। ऐसी टेक्निक्स आप स्कूल में यूज़ करो, जैसे बच्चों को आप लैब में ले जाओ, कुछ एक्टिविटीज़ कराओ, या फिर जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है वहाँ पर उनको खुद से कुछ चीज़ें करने के अवसर दो। तो जहाँ पर बच्चा खुद से चीज़ें करेगा ना तो उसे वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। तो इसीलिए करके सीखना पर ये फोकस करता है। दूसरा, परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, जहाँ पर क्या होता है बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और अलग अलग ग्रुप में आप बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट वर्क करने को देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी पैदा होती है, यानी कि सहयोग से सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चीज़ों को सीखना, इसी को कहते हैं। और इस चीज़ को भी जो प्रगतिशील शिक्षा है वो प्रमोट करती है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ये जो रैंकिंग है, छात्रों की लेवलिंग करना है और ये रैंकिंग है, इनकी वजह से ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कौन सा कथन ऐसा बताता है, इन चार ऑप्शन में से ये आपसे पूछा है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। तीसरा है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और चौथा है, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, आपको लगे कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो देखिए ऐसा हमको लग रहा है ऑप्शन थर्ड से। यहाँ पर क्या कह रहा है, स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करे, प्रतिबिंबित करे। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि जो शिक्षा है वो क्या है, स्वयं ही जीवन है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। सो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका कोहलबर्ग से रिलेटेड पूछा हुआ है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पहला है, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया हुआ है। दूसरा है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। देखिए इस सिद्धांत में ना कोई भी परीक्षण की प्रक्रियाएं नहीं दी हैं, ये आपको याद होगा। कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने संज्ञान और नैतिकता की बात करी है, ना कि किसी परीक्षण की। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। देखिए ये ना कोई संबंध वगैरह स्थापित नहीं कर रहा है, ये भी समझना होगा आपको। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, जी नहीं। इसमें क्या है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कि जो आपका कॉग्निटिव मैच्योरिटी होती है और जो मोरल मैच्योरिटी है, नैतिक परिपक्वता है, उसके बीच में एक क्या किया है, सहयोग का समर्थन किया है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन भी मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। हम लगातार सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आती हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना, इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। इसकी बात किसने करी थी। सिंपली आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो आप कहेंगे इसकी बात करी है लेव वाइगोत्स्की ने। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या संदर्भित करता है, इसको समझ लेते हैं।
पहला है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, या उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या फिर एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, और चौथा है उस सीखने के बिंदु को ये संदर्भित करता है जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखिए बेसिकली ये होता क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा दायरा, एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर आप किसी काम को कर सकते हैं। काम करने की दो कंडीशन होती हैं फ्रेंड्स, या तो आप इंडिपेंडेंटली उस काम को कर सकते हैं, या फिर आप उस काम को तब कर सकते हैं जब आपको किसी की हेल्प मिल जाए। तो बस वही जो क्षेत्र होता है जिस पे हम किसी काम को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, या फिर जब हमें किसी की हेल्प मिलती है उसके थ्रू कर सकते हैं, तो वो जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम उस काम को कर रहे हैं, वो जो क्षेत्र होता है हमारा, वो कहलाता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको स्कूटी चलानी नहीं आती, लेकिन आप चाहते हैं कि आप स्कूटी चलाएं। अब आपको कोई एक ऐसा पर्सन जिसको स्कूटी चलानी आती होगी, जो एकदम प्रोफिशिएंट होगा स्कूटी चलाने में, वो आपको स्कूटी चलाना सिखाएगा। तो वो जो है आपको स्कूटी चलाना सिखा रहा है, मतलब आपकी हेल्प कर रहा है, और आप धीरे धीरे स्कूटी चलाना फिर सीख रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आया कि अब आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है और आप खुद से उस स्कूटी को चलाना सीख गए। तो बस यही है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप उस स्कूटी को चलाना सीख रहे थे जब आपको किसी की हेल्प मिल रही थी। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो कि हमको ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि ये एक ऐसा संदर्भ है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं से कर लेते हैं। जैसे ऐसे ही एजुकेशन में भी होता है, जैसे बच्चे को अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करते हैं, बच्चे की हेल्प करते हैं, उनको हिंट देते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो वो जो हिंट होती है ना, वो हेल्प होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या फिर इसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, इसमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, या फिर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आता भी होगा। जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है उसमें क्या होता है, उसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, क्या होता है, मैस्कुलिन और जो फेमिनाइन ट्रेट्स होते हैं उनका समायोजन होता है, उन दोनों का बैलेंस होता है इसमें। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं उभयलिंगी व्यक्तित्व, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं क्या होती हैं, आपकी जेंडर रोल होती हैं। ठीक है, अब किस चीज़ को छोड़कर, ये आपसे पूछा है। मीडिया से वो सीखते हैं जेंडर रोल, सामाजिकरण से भी सीखते हैं, संस्कृति भी से भी सीखते हैं, लेकिन ट्यूशन से नहीं। ट्यूशन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जेंडर, हर जेंडर के क्या क्या रोल हैं, ये चीज़ें बच्चे कहाँ से सीखते हैं। जब बच्चे को आप टीवी वगैरह दिखाते हो, मास मीडिया हो गया, और जो आपका सोशलाइजेशन है, आसपास का समाज है, वहाँ से बच्चे सीखते हैं। आपका जो कल्चर है, संस्कृति है, उस संस्कृति के थ्रू भी वो क्या करते हैं, जेंडर रोल को सीखते हैं। लेकिन ट्यूशन यानी कि ट्यूटरिंग जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसीलिए ट्यूशन को छोड़ करके अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं बच्चे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक कौन सा है, बताना है। पहला है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे पक्षपाती हैं। दूसरा है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। या फिर वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो देखिए जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, उनकी आलोचनाओं में से एक जो आलोचना है वो ये है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए वो क्या हैं, पक्षपाती हैं, पक्षपात करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं ना, ये अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये मानक निर्धारित कर देता है। जैसे जिस बच्चे के 20 में से 18 नंबर आ रहे हैं वही अच्छा है,
या फिर जिसके 20 में से 19 आ रहे हैं वही बच्चा अच्छा है, लेकिन जिस बच्चे के 20 में से 11 नंबर आ गए तो वो बच्चा अच्छा नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। इस तरीके से मानक निर्धारित हो जाते हैं जो कि अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि एक से अधिक प्रकार की बुद्धि। सिंपल सी चीज़ है, ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि बुद्धि एक से अधिक प्रकार की होती है, यानी कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, यानी कि जो बुद्धि है आपकी अनेक प्रकार की होती है। ठीक है, बाकी ये सब देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ना बहुत ईजी होते हैं। एकाधिक, एक से अधिक बुद्धिमानी यानी कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, एक से अधिक प्रकार की होती है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो 8 प्रकार की होती है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। बुद्धि 8 प्रकार की होती है, ये किसने कहा, ये कहा हार्वर्ड गार्डनर ने, और इसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं, यानी कि टीचर किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए करते हैं, या फिर बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में करते हैं, या फिर आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में करते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने के लिए और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो बताइए, जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, उसका उपयोग किया जाता है बच्चों की प्रगति यानी कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको, और उसने क्या अचीव करा है यानी कि कितनी उपलब्धि हासिल करी है, उस चीज़ को जानने में इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं। तो देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब होता है सीखने के लिए आकलन, यानी कि आप बच्चे का आकलन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बच्चे की क्या कर सकें, प्रगति कर सकें, उसकी प्रोग्रेस को जान सकें। ठीक है, कि अभी तक बच्चे ने कितना सीखा है और उसमें किस किस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि बच्चा और अधिक अच्छे से सीखे। तो ये क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और दूसरा आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब होता है कि आप बच्चे को चीज़ें सिखा चुके हैं, बस अब आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि हासिल करी है, क्या अचीव करा है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे को पास या फेल घोषित किया जाता है साल के अंत में, जो रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं उससे क्या होता है, हमें बच्चे की उपलब्धि स्तर पता चलती है कि वो पास है या फेल है, फर्स्ट आया है या सेकंड आया है। तो ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। लेकिन जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये क्या होता है, पढ़ाने के दौरान बीच बीच में किया जाता है, जिससे कि अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो उसको आप सुधारेंगे, मतलब बच्चे की प्रोग्रेस को और इन्हेंस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में फिर से आप प्रोग्रेस को इन्हेंस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बच्चा या तो फेल घोषित हो जाता है या तो पास घोषित हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सीटेट में कई बार पूछा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग बेस्ट होता है या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आप सिंपली कहेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है रादर देन सीखने के मूल्यांकन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है, और फॉर होगा तो आप जो है अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें चेंज करके जो एजुकेशन है बच्चे की उसको और इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं CCE। ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा है। CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब क्वेश्चन है कि इनमें से कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, पहला है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है।
दूसरा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली होता क्या है ना कि बच्चे का जो कंटिन्यूसली और व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। कंटिन्यूसली मतलब जैसे बच्चा सेकंड क्लास में है, अब सेकंड क्लास के एनुअल एग्जाम होने तक जो है कई बार बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है अलग अलग तरीके से टेस्ट लेकर, जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, जैसे डिबेट कंपटीशन करवा दिया, स्पोर्ट्स वगैरह हो रहा है, कुछ और आपने करवा दिया, ग्रुप एक्टिविटी करवा दी, तो इस तरीके से कंटिन्यूसली बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और व्यापक मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े लेवल पर अनेक तरीकों से बच्चे का मूल्यांकन करना, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। तो इसमें चिन्हित नहीं करा जाता कि ये बच्चा धीरे सीख रहा है, ये खराब सीख रहा है, इसको कुछ नहीं आता है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सभी बच्चों को समान रूप से देखा जाता है और उनको एजुकेशन दी जाती है, बड़े लेवल पर उनका मूल्यांकन भी किया जाता है और कंटिन्यूसली उनका मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 यहाँ पर सही हैं, लेकिन ये वाला सही नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इससे नीचे के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कल की क्लास में। और आप जानते ही हैं डेली इवनिंग में 6 बजे इसी टाइम पर हमारी क्लासेस होती हैं। आप क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें फ्रेंड्स, और सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करिएगा। और स्पेशली जो हिंदी पेडागोजी का थ्योरी वाला पोर्शन है ना, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है फ्रेंड्स, ओनली 15 वीडियोज़ में। अगर आप उन 15 वीडियोज़ को देख लिए हैं, प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं, तो बिलीव मी आपके हिंदी पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको नोट्स परचेज करना होगा तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ से आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।